Hello everyone, welcome to Prakshi classes. Today I am going to start a video on different topics. So आज का जो टॉपिक रहेगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे रहेगा और इन वीडियोस पे हम एक MCQ सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वो टॉपिक भी आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस टॉपिक से आपका MCQ क्या बन सकता है। हर दिन एक नई वीडियो आएगी इस चैनल पे और हर दिन जो वो नई वीडियो होगी उसमें नया नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विद एन MCQ। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस ऑन कर दीजिए सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो के साथ। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर ही रहेगा एंड ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक है ये आपके इंटरनेशनल बिजनेस और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, A balance of trade deals with export and import of invisible items only, कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो सिर्फ इनविजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को काउंट करता है। दूसरा, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है हमारा वो विजिबल आइटम को भी लेता है और इनविजिबल आइटम को भी काउंट करता है। तीसरा, द करेंट अकाउंट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जो करेंट अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो वीडियो को पॉज करे, क्वेश्चन को समझे और आंसर करे। और जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता वो पहले मेरे साथ कंसेप्ट समझेगा और उसके बाद फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, मैं पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के पीछे का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर मैं पॉइंट्स पे आऊंगी और फिर एक एक करके पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या बोला जाता है, बीओपी। बीओपी एक स्टेटमेंट होती है या रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है, जितनी भी मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किसके बीच में, हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, विद इन अ डेफिनेट पीरियड। डिफाइंड पीरियड ज्यादातर बेटा ईयर का होता है, इट इज नॉट क्वार्टर और इट इज मोस्टली ईयर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स और दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में होती है विद इन अ डिफाइंड पीरियड जो 1 साल का होता है। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं जो इंडिविजुअल्स करते हैं, जो कंपनीज करती है और गवर्नमेंट। जो हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल्स के साथ कर रहे हैं, या हमारी कंट्री की कंपनीज दूसरी कंट्री के साथ कर रही है, या हमारी गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ कर रही है। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं इस बीओपी में। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस हेल्प्स द कंट्री टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इनकम। इन ट्रांजैक्शंस को इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि हमें ये पता चलता रहे कि 1 साल में हमारा जो मनी है वो किस कंट्री से किस कंट्री में फ्लो कर रहा है। जैसे अगर हम इंडिया के रेजिडेंट्स अमेरिका के साथ डीलिंग कर रहे हैं या चाइना के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता रहेगा कि इंडिया वालों ने चाइना के साथ कितना इंपोर्ट करा है या इंडिया ने चाइना की तरफ कितना एक्सपोर्ट करा है, इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं बाहर। तो ये सबको जानने के लिए एक पूरे साल में हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, और जिससे हमें ये हेल्प हो जाती है कि हम पॉलिसीज डेवलप करें जिससे हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी हो। अगर हमारी कंट्री में बहुत इंपोर्ट्स आ रहा है तो हमारा जो खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेक्टर है वो डूब जाएगा और हमारी इकोनॉमी कम होती जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट्स के टाइम पे हमें पेमेंट करनी पड़ती है बाहर। जब पेमेंट ज्यादा होंगी तो हमारे पास डेफिसिट आता रहेगा और डेफिसिट की वजह से हमारी इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है या जीडीपी है वो लूज कर जाएगी, वो कम होती जाएगी। इसको ठीक करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है मेरी इकोनॉमी में। तो इन सब की रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस को, जिससे हमें ये पता चल पाए कि 1 साल में हम कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या कितना लॉस कर रहे हैं। क्लियर हुआ, और अपनी पॉलिसीज को डेवलप करें जिससे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बना पाए। अगर हमने देखा कि हमने इस 1 साल में इंपोर्ट्स को बढ़ावा दिया तो हम ये सोचेंगे कि हम अगले साल ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करें। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें बेटा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट।
ये 3 कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कहीं पे लिखा हुआ है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और कहीं पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट कैन बी एन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। बेटा करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट ये देखता है कि फ्लो ऑफ फंड्स कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड से। जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड करते हैं, अब ट्रेड जो होता है वो या तो हम एक कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, या हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, या हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं, या हम अपनी कंट्री की सर्विसेज दूसरी कंट्री को दे रहे हैं। अगर हम कुछ भी ऐसा ट्रेड कर रहे हैं तो वो कौन से अकाउंट में मेंशन किया जाएगा? करंट अकाउंट में। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होना गुड्स का या सर्विसेज का दोनों कंट्रीज के बीच में, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? करंट अकाउंट में। ये इंक्लूड करता है जो हमें पैसा मिल रहा है या जो पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं, किस पे? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे और रॉ मटेरियल पे। ऑब्वियसली बात है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उस गुड को बनाया होगा, तभी तो हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी हम खर्चा करते हैं उसके ऊपर जितना भी मनी स्पेंड हुआ है या जितना भी मनी रिसीव हुआ है एक्सपोर्ट करने पे, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंट में। इसमें बेटा रेवेन्यू आता है टूरिज्म से, ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट से, रेवेन्यूज आता है स्पेशलाइज सर्विसेज लाइक मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग एंड रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। जब आप किसी कम कंट्री में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको उससे क्या मिलता है? रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। रॉयल्टीज फ्रॉम पेटेंट्स, आपकी कंट्री में किसी ने पेटेंट करा रखा था और उस पेटेंट को आप आगे रीसेल कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगी। उस पेटेंट को अगर आपको यूज कर रहे हो तो आपको रॉयल्टी मिलती है, कॉपीराइट्स पे आपको रॉयल्टी मिलती है। तो ये सब चीजें अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो रही है तो वो कंट्री अपने करंट अकाउंट में ही मेंशन करेगी। तो करंट अकाउंट में एक चीज याद रखना, करंट अकाउंट में आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलते हैं? बीओटी, जो ये दिखाता है कि कितने एक्सपोर्ट्स हुए हैं किसके? गुड्स के, माइनस कितने इंपोर्ट्स हुए हैं गुड्स के। और गुड्स को क्या बोला जाता है बेटा? विजिबल आइटम। क्या बोला जाता है? विजिबल। क्या बोला जाता है गुड्स को? विजिबल आइटम्स। तो कितनी विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट हुआ है माइनस कितनी विजिबल आइटम का इंपोर्ट हुआ है, इन दोनों की जो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा विजिबल आइटम्स का देखा जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट होता है? करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का एक और पार्ट क्या होता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड का मतलब है कितनी इनविजिबल आइटम्स आपने एक्सपोर्ट करी है माइनस कितनी इनविजिबल आइटम्स आपने इंपोर्ट करी है। जैसे विजिबल आइटम्स का था वैसे इनविजिबल आइटम्स का भी होता है। बात समझ आइए, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड और इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। और करंट अकाउंट में और क्या क्या आता है बेटा? करंट अकाउंट में और आता है आपने यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है बेटा जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं? वन साइडेड पेमेंट्स। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का मतलब ये होता है वन साइडेड, एक तरफा पेमेंट्स, ठीक है। ट्रांसफर्स बोलो या पेमेंट्स, बात एक भी बराबर है। बेटा देखो, जैसे किसी कंट्री में बहुत बुरी तरह अर्थक्वेक आया, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे केरला में बहुत तेज फ्लड्स आए थे तो वहां पे बहुत ही बुरी सिचुएशंस थी। तो क्या करती हैं जो सारी कंट्रीज होती हैं ना, कुछ कुछ पोर्शन ना अपनी डोनेशंस देती हैं। जैसे इंडिया ने मान लो कितना 50 करोड़ डोनेशन दिए जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टू केरला। तो ये जो पेमेंट हमने करी ये वन साइडेड पेमेंट है। ये सोच के थोड़ी पेमेंट करी थी कि अगले साल या कभी कभार अगर हमारी कंट्री में अर्थक्वेक आया तो केरला वाला हमारी हेल्प करेगा या पैसा रिटर्न करेगा। ये सोच के तो आपने किसी की हेल्प नहीं करी ना। तो डोनेशंस जो दिए जाते हैं वो वन साइडेड पेमेंट होती है, जो एक टाइम पे एक तरफा पेमेंट होती है। तो ये भी आपके करंट अकाउंट में आएगी क्योंकि ये पेमेंट जो गई है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये पेमेंट डोनेशन के रूप में गई है और उसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। बात समझ आई है? या आपने कोई सर्विसेज, जैसे अभी मैंने क्या बताया, इनविजिबल ट्रेड क्या होता है? अभी मैंने बताया ना इनविजिबल ट्रेड क्या होता है बेटा? इनविजिबल आइटम्स मतलब जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज को आप इनविजिबल मानते हैं क्योंकि सर्विसेज दी और खत्म, वो आप हमेशा उसे देख नहीं सकते। जैसे कोई डॉक्टर हमारी कंट्री में आया और उसने अपनी डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी एक पेशेंट को देखने के लिए, या हमारे इंडियन के पेशेंट्स फॉरेन में जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमने उनकी सर्विसेज अवेल करी हैं, तो ये इनविजिबल आइटम्स है। बात समझ आई कि करंट अकाउंट में क्या क्या होता है? करंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, करंट अकाउंट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का। बात क्लियर? अब सर्विसेज कैसे? टूरिज्म,
ऑब्वियसली बात है, फॉरेन के जो बंदे होते हैं वो हमारी कंट्री में ताजमहल देखने आते हैं। अब ताजमहल देखने के लिए वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेते हैं, कैब बुक करते हैं, तो ये हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। डॉक्टर से मिलने आते हैं तो मेडिसिन सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट का पोर्शन है। फिर हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट ये देखता है क्या फ्लो, इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शन, कि कैसे पैसा फ्लो कर रहा है। अब ये पैसा कैसे फ्लो करता है, जब आप परचेज करते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे लैंड या नॉन प्रोड्यूस एसेट्स, जब आप किसी दूसरी कंट्री में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब आप कैपिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो वो मोस्टली क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। पहले जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट आया था, उसमें कैपिटल अकाउंट में आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आते थे, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करते थे। बट अब जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है, जो आप एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट में डाल दिया गया। तो कैपिटल अकाउंट में आप सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब आपने बोरिंग्स करी, बोरिंग्स करके आपको पैसा मिला, ठीक है, कि आपने लेंडिंग दी, आपने किसी कंट्री को उधार पे पैसा दिया, ठीक है, दूसरी कंट्री को, तो वो क्या है, कैपिटल ट्रांजैक्शन है। मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, यहाँ पे आप कुछ खरीद नहीं रहे, आपने लोन दिया, तो वो भी आपके लिए एसेट प्रूफ किया जाएगा। आपने किसी कंट्री से लोन लिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज है। दैट मीन्स आपके बैलेंस शीट को इफेक्ट करती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड की जाती है बेटा, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट ये देखता है कि फंड्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स के रूप में कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो रही है, स्टॉक मार्केट्स में हो रही है। ये जो फंड्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं, तो वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स में फ्लो हो रहे हैं, वहां पे आप फाइनेंशियल अकाउंट में मेंशन करते हो। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास खुद के एसेट्स ओन्ड है, जैसे गोल्ड है या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ये आपने एसडीआर आपके इंटरनेशनल बिजनेस में आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी। एसडीएस का मैंने एक छोटा सा पार्ट डाला था एमसीक्यू वीडियोस में ही, वो आप जरूर देखिएगा। विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जो होता है वो एसडीएस को होल्ड करके रखता है, वो उसके लिए एक एसेट्स रूप में है, ठीक है। अब ये इंक्लूड करता है ट्रांजैक्शंस जो ओनरशिप में चेंज लाती है फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बिटवीन आर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। दैट मीन्स हमारी ओनरशिप कैपिटल में ट्रांजैक्शन ला रही है। मैंने वही बताया ना कि पहले के टाइम पे फाइनेंशियल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट ही माना जाता था, कि एक कंट्री कितनी बोरिंग्स कर रही है दूसरी कंट्री से, कि एक कंट्री कितनी लेंडिंग दे रही है दूसरी कंट्री को, एक कंट्री दूसरी कंट्री में कितने इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या इंक्लूड करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज, एफडीआई, कितना पोर्टफोलियो फ्लोज है, कितने आप डिवेंचर्स में पैसा लगा रहे हैं, कितने आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। दैट मीन्स आप किसी कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अगर इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंट में। क्लियर हुआ पॉइंट। ये 3 कंपोनेंट्स थे किसके, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन पे। बैलेंस ऑफ ट्रेड डील करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स ओनली। रॉन्ग। वाई? बिकॉज बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड ये देखता है कितना एक्सपोर्ट हुआ गुड्स का और कितना इंपोर्ट हुआ गुड्स का, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसी भी इनविजिबल आइटम का रिकॉर्ड नहीं होता, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ विजिबल आइटम्स। और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बात समझ आई। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को एक्स लिखते हैं और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को एम लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विद बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। इट इज करेक्ट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका करेंट अकाउंट आता है और करेंट अकाउंट में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, जिसमें आप गुड्स की रिकॉर्डिंग करते हो, कितना एक्सपोर्ट हुआ गुड्स का और कितना इंपोर्ट हुआ गुड्स का। और आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड भी आता है, जहां पे आप सर्विसेज की रिकॉर्डिंग करते हो कि कितना एक्सपोर्ट हुआ सर्विसेज का और कितना इंपोर्ट हुआ सर्विसेज का। तो दोनों बातें आती है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करता है विजिबल और इनविजिबल दोनों को। फिर द करेंट अकाउंट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज रॉन्ग, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। तो इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइस।